So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing very well. तो जैसे कि आपने देखा था लास्ट वीडियो में हमने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और एडल्ट हेल्थ नर्सिंग स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम उसी का सेकंड टॉपिक लेकर आ गए हैं विच इज इम्यून सिस्टम। तो आज हम इम्यून सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। तो बिना अपना टाइम बर्बाद किए हम अपने टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टुडेज टॉपिक इज इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारा कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम वेयर डज दिस इम्यूनिटी कमिंग फ्रॉम is my question. It is coming from the lymphatic system. ये कहाँ से आ रही है? ये हमारे lymphatic system से आ रही है। तो ये lymphatic system क्या होता है? ठीक है, so it is the major part of immune system which contains lymphatic vessels which carry lymph. ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें लिम्फेटिक वेसल्स होंगे। हमने पढ़ रखा है लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो इसमें क्या होगा? लिम्फेटिक वेसल्स होगी जो लिम्फ कैरी करता है। लिम्फ इज अ फ्लूइड, ओके, अ क्लियर फ्लूइड। तो वो लिम्फ जो है वो हमारा लिम्फोसाइट्स कंटेन करेगा। सी हियर दैट लिम्फ कंटेन लिम्फोसाइट्स, WBCs, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डेब्रिस। ठीक है, सो वेस्ट प्रोडक्ट और डेब्रिस तो भी हमारी किसी काम की नहीं है। काम का क्या है? लिम्फोसाइट्स और WBCs। ठीक है, सो ये हमारा लिम्फ जो है वो काम करता है लिम्फेटिक सिस्टम में। हमारे जितने भी WBCs हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैच्योरेशन होती है बेसिकली इनकी यहाँ पे। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, नाउ कमिंग टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का टाइप होते हैं। ठीक है, सो अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं जो हमारी इम्यूनिटी है वो इस तरह से दो मेजर टाइप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, फर्स्ट वी हैव आवर innate immunity and then second one we have our acquired immunity। ठीक है, innate immunity हमारे पास बचपन से ही प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे स्किन बैरियर्स हो गए। ठीक है, हमारे पास हमारा बॉडी का हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। सो ये जितने भी बैरियर्स हैं ये innate immunity में आते हैं बिकॉज ये फ्रॉम बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो हम अपने लाइफ स्पैन में एक्वायर करते हैं। ठीक है, जो हमारी जितनी भी लाइफ हम जी रहे हैं उसमें जो हम एक्वायर करते हैं दैट इज आवर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो मेजर क्लासिफिकेशन देख ली, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेचुरली एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। ठीक है, सो एक्वायर्ड के भी फर्दर दो डिविजन्स हैं। इनेट में तो हमने एग्जांपल्स देख लिए, स्किन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब। ठीक है, एक्वायर्ड में हमने देखा वी हैव naturally acquired and we have artificially acquired immunity। ठीक है, एक नेचुरली एक्वायर्ड है, एक आर्टिफिशियली एक्वायर्ड है। नेचुरली, अब जो नेचुरली एक्वायर्ड है, नेचुरली एक्वायर्ड का ये मतलब है कि आप कोई भी बाहर से एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक, कोई भी इंजेक्शन देकर, कोई भी वैक्सीन देकर इंड्यूस नहीं कर रहे हो। नो मेडिकल केमिकल फ्रॉम आउटसाइड इज बीइंग गिवन इनसाइड योर बॉडी, देन इट इज नेचुरल। ठीक है, अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं। इसके कौन से दो टाइप्स हैं? एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, इसके दो टाइप्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, और इसके भी सिमिलरली वी हैव टू टाइप्स। आर्टिफिशियल में हम बाहर से दे रहे हैं, वी गिविंग द एंटीबायोटिक और व्हाटएवर फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, so it is artificial and passive. Here also we have got the same thing। ठीक है, तो अब आप बोलोगे मैम समझ नहीं आ रहा, मतलब प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। ओके, सो आई विल गिव एन एग्जांपल। इनेट तो आपको समझ आ गया। एक्वायर्ड, सो एक्वायर्ड में सबसे पहले हमने देखा नेचुरली एक्टिव। एक्वायर्ड में हमने सबसे पहले देखा हमारा नेचुरली एक्टिव। ठीक है, जिसमें हमने बोला हम बाहर से कोई मेडिकेशन नहीं दे रहे हैं। ओके, वेल एनफ। देन हमने बोला एक्टिव है और पैसिव है। तो हम पहले नेचुरली पैसिव का एग्जांपल देख लेते हैं कौन सा है। ठीक है, सो नेचुरली पैसिव का कौन सा एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। तो देखो, नेचुरली पैसिव का एग्जांपल है कि अपना तो बाहर से कुछ दे रहे हो। ठीक है, और बॉडी में भी एक्टिवली वो जो हमारा इम्यूनिटी है वो एक्टिवली डेवलप नहीं हुई है, तो कहां से आई? ठीक है, सो आपने देखा होगा मदर से। ठीक है, मदर से बेबी में प्लेसेंटा के थ्रू कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन्स पास होते हैं। वो कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं? IgG। IgG जो है वो प्लेसेंटा को पास करता है और फीटस को, बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है फ्रॉम मदर। ठीक है, सो मदर से वो बेबी में जाएगा, बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा बाय क्रॉसिंग प्लेसेंटा। तो ये किस टाइप की है? बेबी के पास इम्यूनिटी भी आ गई, उसको बाहर से कोई इंजेक्शन भी नहीं देना पड़ा,
उसको बॉडी में प्रायर कोई इन्फेक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ी ताकि हमारी एंटीबॉडीज जो है वो स्टिमुलेट हो, कुछ भी नहीं किया, खुद ही से आ गई। तो वो कहाँ से आई? मदर से आई। नो दिस इज हाईली पैसिव एंड नेचुरल। सो दिस इज नेचुरल पैसिव, ठीक है। सो ये तो एक हो गया, ठीक है। दूसरा, जब बेबी बॉर्न होता है तो वो मदर मिल्क पीता है, मदर के मिल्क में प्रेजेंट होता है IgA एंटीबॉडी, ठीक है। ये इम्यूनोग्लोबुलिन मदर मिल्क में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ नेचुरली पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरली एक्टिव क्या है? नेचुरली एक्टिव है दैट यू हैव गॉट वन इन्फेक्शन, उस इन्फेक्शन के बाद आपकी बॉडी खुद रिस्पॉन्स करती है टू दैट इन्फेक्शन एंड इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ एंटीबॉडीज विच इट डज प्रोड्यूस। तो वो जो इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज नेचुरली एक्टिव, ठीक है। Okay, so this is all about natural acquired. Now, what about artificial acquired? So, artificially acquired में also we have natural and we have passive, ठीक है। artificially acquired में पहले हम देखते हैं एक्टिव वाली कौन सी है, ठीक है। सो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड है, उसमें एक्टिव कौन सी है हमारे पास? उसमें एक्टिव हमारे पास है कि हम बाहर से आपको कोई वैक्सीन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कोई किल्ड वैक्सीन दी, मैंने आपको कोई लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन दी, तो उस वैक्सीन के रिस्पॉन्स में जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज में वैक्सीन क्यों देते हैं? ताकि हमारे पास किसी भी XYZ वायरस बैक्टीरिया के खिलाफ ऑलरेडी इम्यूनिटी प्रेजेंट हो, ठीक है। इसीलिए हम वैक्सीन देते हैं। तो हमने जो मैंने जो आपको वैक्सीन दी बाहर से, नाउ आई एम डूइंग अ मेडिकल इंटरवेंशन, ठीक है। मैं बाहर से कोई वैक्सीन आपको दे रही हूँ, उस वैक्सीन के रिस्पॉन्स में जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट हो रही है, दैट इम्यूनिटी इज नोन एज एक्टिव पैसिव, सॉरी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। सो दिस इज आर्टिफिशियल एक्टिव। नाउ आर्टिफिशियल पैसिव क्या है? पहले मैंने आपको वैक्सीन दी थी विच इज इंड्यूसिंग द एंटीबॉडीज इन योर बॉडी, बट नाउ आई एम डायरेक्टली गिविंग एंटीबॉडीज टू यू। मैं आपको डायरेक्टली इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे रही हूँ। मैंने बॉटल चढ़ा दिया आपको एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स की, जिसमें आई हैव गॉट वेरियस इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड आई एम डायरेक्टली इन्फ्यूजिंग इट इनसाइड योर बॉडी। इन दैट केस दैट इज कंसीडर्ड एज एक्टिवली, सॉरी artificially passive. Why it is passive? Because your body isn't actually making any antibody against it, but it's just whatever I have given, it is accepting it. Am I clear with this? Okay. So we have wasted a lot of our time in this only. This is the easy one, but I hope कि आपको सबको समझ आया हो, ठीक है। Now coming to immunoglobulins. ये immunoglobulins होते क्या हैं? तो इनके बारे में समझ लेते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं? देखो, इम्यूनोग्लोबुलिन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी होती है। कौन से दो तरह की इम्यूनिटी होती है? वी हैव ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड देन वी हैव सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हमारे पास आएगा बीटा लिम्फोसाइट्स, ठीक है। आई विल जस्ट ड्रॉ इट हियर फॉर यू पीपल। सो वी हैव गॉट दीज टू। वन वी हैव ह्यूमोरल immunity and the second one we have cell mediated, ठीक है। ह्यूमोरल में हमारे पास आएगा बी लिम्फोसाइट। जो भी हमारे पास बी लिम्फोसाइट हैं वो हमारे पास ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आएंगे, ठीक है। जो भी बी लिम्फोसाइट्स जितने भी होते हैं वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर आते हैं, और जो टी लिम्फोसाइट है वो सेल मीडिएटेड के अंदर आएगा, ठीक है। टी लिम्फोसाइट, Am I clear with this? Okay. अभी बी लिम्फोसाइट्स जो हैं ये फर्दर इम्यूनोग्लोबुलिन्स फॉर्म करता है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या समझ नहीं आया मैम? समझ आना चाहिए। दिस इज इजी। IgA, IgG, IgM एंड वेरियस अदर्स, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स क्या है? हेल्पर टी सेल्स प्रोड्यूस करेगा। हेल्पर टी सेल्स, किलर टी सेल्स विच इज नेचुरल किलर टी सेल्स एटसेट्रा, ठीक है। सो ये टी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट सबसे पहले आएगा हमारा
जब भी कोई बैक्टीरिया होगा तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्स देती है, देन लिम्फोसाइट्स होंगे, ठीक है। सो इस तरह से याद रखना है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे यही इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स किया उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं विच इज द पार्ट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी। वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहाँ से रही है, बी लिम्फोसाइट से। क्लियर हो गया ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट दिमाग में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं। सो जल्दी से पढ़ेंगे। IgA जो है वो 10 to 15% ऑफ एंटीबॉडीज होता है। जितनी भी हमारी टोटल एंटीबॉडीज है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जितने हैं टोटल, उनका 10 से 15% हमारा IgA है, और ये हमारा कोलोस्ट्रम में प्रेजेंट होता है। कोलोस्ट्रम मदर्स मिल्क को बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसमें प्रेजेंट होता है, तो बेबी में इजीली ट्रांसमिट जा सकता है, ठीक है। IgD जो है वो स्मॉलेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट अमाउंट। एम आई क्लियर विद दिस? स्मॉलेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। नाउ IgE जो है वो फाउंड इन लंग्स, स्किन एंड म्यूकोजल मेम्ब्रेन, ठीक है। स्किन, लंग्स और म्यूकोजल मेम्ब्रेन में होता है, तभी ये रिस्पॉन्ड करता है टू एलर्जी। जब भी हमें एलर्जी होती है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन विल कम एंड रिस्पॉन्ड, इट इज IgE, ठीक है। तो ये इसलिए लंग्स, स्किन और म्यूकोस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। नाउ कमिंग टू IgG, दिस इज, याद रखना, G फॉर ग्रेट एंड G फॉर द ग्रेटेस्ट अमाउंट, लाइक द मोर नंबर, ठीक है। तो ये 75 to 80% ऑफ एंटीबॉडीज होते हैं, मतलब जितने भी हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन है उसमें से 70 से 80% जो है हमारा IgG है। सो इट इज ग्रेट इन नंबर, बट इन साइज इट इज द स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है इन साइज, तो इसीलिए ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है एंड मदर से बेबी को, फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एम आई क्लियर विद दिस? ओके। So it crosses human placenta, and this antibody are very important in fighting bacterial and viral infection. Okay. Now coming to IgM, 5 to 10% of all the antibodies, biggest antibody called macro antibody, ठीक है। M जो है वो biggest है, इसको macro भी बोलते हैं। So याद रख लेना M से macro. So that then you can remember it that it is the largest in size. G for great, greatest, that is in the number. ठीक है, but in size it is the smallest. Am I clear with this? Okay. Now coming to immunological disorders. So what is the immunological disorders that we have? So सबसे पहला तो हमारे पास एड्स ही है, और उसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो एड्स एक HIV इन्फेक्शन की बहुत आगे वाली स्टेज है, क्लिनिकल स्टेज है, ठीक है। डायरेक्टली जब किसी को HIV होता है हम उसको एड्स नहीं बोल देते। एड्स इज लाइक ऑलमोस्ट द वेरी लास्ट स्टेज लाइक दैट, ठीक है। सो ये होता कैसे है? तो एड्स में क्या होता है, नॉर्मल जो लाइफ स्पेन है हमारा CD4+ T सेल्स का, ये टाइप ऑफ T सेल है CD4, ठीक है। CD4+ T सेल है, उसका लाइफ स्पेन 100 दिन का होता है। 100 दिन बाद ये सेल्स खुद ही खत्म हो जाते हैं, तो 100 दिन तक रहते हैं। बट जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है उनमें ये 2 ही दिन में सेल डेथ हो जाएगा, ठीक है। ये सेल 2 ही दिन में मर जाएंगे। तो 2 ही दिन में मर रहे हैं CD4 सेल्स, तो हमें कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये CD4 सेल्स इसी में आएंगे, T लिम्फोसाइट में, हेल्पर T सेल, और ये जब हमने पढ़ा तो CD4 भी इसमें ही आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। CD4 बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो नॉर्मल CD4 T सेल्स जो है उनकी जो अमाउंट है इट इज मोर देन 500 सेल्स पर ml, ये नॉर्मल अमाउंट होती है, ठीक है। बट अगर हमारे कोई भी इम्यून सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्पेशली HIV, जब हमें लग रहा है कि हमें हो रहा है, तो जो हमारा CD4 सेल काउंट है वो 200 to 500 सेल्स पर ml ही रह जाता है, मतलब 500 से डिक्रीज हो जाता है। सेल काउंट विच नॉर्मली शुड बी मोर देन 500 सेल्स पर ml नाउ डिक्रीज टू 200 to 500 सेल्स पर ml ओनली, ठीक है। और अगर सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है विद इम्यूनिटी, तो उसका CD4 सेल जो है वो लेस देन 200 सेल्स पर ml भी हो सकता है। Am I clear with this? Okay, moving ahead. WHO ने क्लिनिकल स्टेजिंग जो है HIV और एड्स की हमें बताई है, ठीक है। वो कौन कौन सी क्लिनिकल स्टेज है? वी हैव गॉट 6 स्टेजेस हियर। प्राइमरी HIV इन्फेक्शन, प्राइमरी HIV इन्फेक्शन में मोस्टली जो पेशेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, बिकॉज इन दैट स्टेज द इन्फेक्शन इज ग्रोइंग इनसाइड एंड there is not much of symptoms. Then clinical stage 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से we have got other 5 stages, ठीक है। इसमें क्या होता है, हर स्टेज में एक एक इन्फेक्शन जो है बढ़ता रहता है। there will be secondary infections also because immunity कम है, तो HIV के साथ साथ आपको बाकी इन्फेक्शंस भी बहुत इजीली होंगे। so there is multiple infections। ये जाके एक बार स्टेजेस अच्छे से पढ़ लेना है, इसका एक पूरा टेबल है, वो टेबल अच्छे से कर लेना, सो दैट आपको पता रहे कि कौन सा एग्जैक्टली, इतना एग्जैक्टली याद करने की जरूरत नहीं है कि किस स्टेज में कौन सा इन्फेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, बट थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिर्फ नेम्स ही मेंशन किया। ओके, नाउ कमिंग टू द डायग्नोस्टिक टेस्ट।
कौन कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट हम HIV जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं? सो यहाँ पे पहले टेस्ट दिया हुआ है, एलिसा टेस्ट कर सकते हैं, ओके वेल एनफ। वेस्टर्न ब्लॉट कर सकते हैं। याद रखना वेस्टर्न ब्लॉट को पहले गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट बताया जाता था फॉर HIV स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग, बट नाउ इट इज नॉट कंसिडर्ड एज गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक्टिव इन्फेक्शन को ही डिटेक्ट कर सकता है। इट कैन नॉट डिटेक्ट एनी इन्फेक्शन विच इज स्टिल इन दी व्हाट टू से इंक्यूबेशन पीरियड, तो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। सो वी हैव टू बी वेरी मच वी हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। देन कम्स द वायरल लोड टेस्ट। वायरल लोड टेस्ट करेंगे, CD4 सेल काउंट करेंगे, ठीक है। अब ये जितने भी है ना, ये इट्स नॉट, दे आर नॉट बीइंग करंटली यूज्ड वेरी मच, ठीक है, थोड़ी पुरानी हो गए। नाउ करंट HIV टेस्टिंग एल्गोरिथम क्या बोलती है? करंट HIV टेस्टिंग एल्गोरिथम में हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना इन 3 स्टेप्स को। सबसे पहला स्टेप इन्होंने यहाँ पे बता रखा है, वो बताया है दी 4th जनरेशन स्क्रीनिंग। फोर्थ जनरेशन स्क्रीनिंग में ध्यान से सुनना, जो स्टेप 1 है हम उसमें क्या करेंगे? स्टेप 1 में हम करेंगे कि हम ब्लड लेंगे, वी हैव ड्रॉन ब्लड, हम उसमें 2 चीजें टेस्ट करेंगे। एक उसमें हम एंटीबॉडी टेस्ट करेंगे, एक उसमें हम एंटीजन विच इज प्रोटीन, वायरल प्रोटीन, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम? स्टेप 1 में हम 2 चीजें टेस्ट कर रहे हैं, एंटीबॉडी एंड एंटीजन। एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी ने बनाई है अगेंस्ट HIV, एंड एंटीजन जो हमारा HIV है, HIV वायरस है, वो RNA वायरस होता है, ठीक है। उसका जो प्रोटीन एंटीजन जो प्रेजेंट होगा हमारे ब्लड के RCBs में, ओ माय गॉड, RBCs में प्रेजेंट होगा, उन जो वहां पे एंटीजन होगा, दैट एंटीजन इज we will detect that antigen. Am I clear with this? Okay, so ये तो हमारा स्टेप 1 हो गया, ठीक है। अगर हमारा स्टेप 1 में एंटीजन एंटीबॉडी दोनों डिटेक्ट हो गए तो ठीक है, हम बोलेंगे पॉजिटिव है, तो हम उसको डायरेक्टली पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दे देंगे। देन वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स आवर स्टेप 2। फिर अब हम जाएंगे स्टेप 2 में, ठीक है। लेकिन अगर हमारा ऊपर नेगेटिव आ गया, कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ, तो हम जो है रिपोर्ट को नेगेटिव रिपोर्ट दे देंगे, ठीक है। नाउ स्टेप 2 में क्या बोला है? स्टेप 2 में है एंटीबॉडी डिफरेंशिएशन ऐसे। नाउ एंटीबॉडी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम? एंटीबॉडी डिफरेंशिएशन देखो, HIV मोस्टली 2 टाइप्स के RNA वायरस होते हैं HIV में ही। वी हैव गॉट HIV1 एंड HIV2, ठीक है। जो HIV1 है वो मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है, बहुत ज्यादा वर्ल्ड में हम HIV1 टाइप का ही RNA वायरस देखते हैं। लेकिन HIV2 जो है ऐसे एरियाज में प्रेजेंट होता है, जैसे अफ्रीका में प्रेजेंट होगा, या बहुत ज्यादा जो इस वायरस के काइंड ऑफ एंडेमिक एरियाज हैं वहां पर प्रेजेंट होगा। एम आई क्लियर विद दिस? तो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, HIV1 और HIV2 की टेस्टिंग करेंगे कि कौन सा टाइप है। तो उसकी टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? अगेन इसमें भी हम एंटीजन एंटीबॉडी को देखेंगे एंड हम इसमें टेस्ट करेंगे कि कौन सा टाइप का RNA प्रेजेंट है। RNA HIV1 वाला प्रेजेंट है, HIV2 वाला प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसमें से अगर हमें डिटेक्ट हो गया कि ठीक है भाई HIV1 है या फिर HIV2 है, सो अकॉर्डिंगली हम रिपोर्ट को पॉजिटिव दे देंगे, ठीक है। अब स्टेप 3 में मूव नहीं करेंगे, ठीक है। सपोज HIV1 डिटेक्ट हो गया, सो वी हैव गिवन अ ट्रू पॉजिटिव रिपोर्ट फॉर आवर HIV वायरस। तो HIV प्रेजेंट ऐसे करके हम दे देंगे, ठीक है। बट आपने देखा HIV1 भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, HIV2 भी डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो काइंड ऑफ नेगेटिव रिपोर्ट आ रही है एंड यू नॉट एबल टू एक्चुअली डिटेक्ट इट। तब हम मूव करेंगे अपने स्टेप 3 पे, ठीक है। इस केस में वी विल मूव टू आवर स्टेप 3। नाउ व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 यहाँ पे है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जिसको हम NAT भी बोलते हैं, दैट इज न्यूक्लिक एसिड टेस्ट। तो ये टाई ब्रेकर होता है, ठीक है। अब टाई हो गया, कैसे टाई हो गया? कि हमने स्टेप 1 में देखा कि हमारा एंटीबॉडीज एंटीजन प्रेजेंट दिखा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव दिखा रहा है, बट हमने स्टेप 2 में देखा कि ना तो हमसे RNA वायरस डिटेक्ट हो रहा है, और सॉरी, ना तो हमसे HIV1 का वायरस डिटेक्ट हो रहा है, और ना ही हमसे HIV2 का वायरस डिटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं हम? देखो कई बार क्या होता है, ये पहले तो हमें ये फिगर आउट करना है कि नेगेटिव क्यों आया। हो सकता है सच में ही नेगेटिव हो, इसलिए नेगेटिव आया स्टेप 2 में, या फिर कई बार जो हमारा बॉडी जो इन्फेक्शन है वो उसके एक्यूट स्टेजेस में होता है,
ठीक है, दे डोंट हैव वेरी मच ऑफ सिम्टम्स, दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ एंटीबॉडीज मेड, ठीक है। इसमें मेनली हम क्या करेंगे, जो हमारा स्टेप 2 होता है उसमें हम मेनली एंटीबॉडीज को चेक करते हैं कि कौन से टाइप के आरएनए के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है, ठीक है, कौन से टाइप के आरएनए के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है, उससे हम पता करते हैं HIV 1 है कि 2 है, ठीक है। अब कई बार एक्यूट फेज में क्या होता है कि कोई भी टाइप की एंटीबॉडी अभी इतना डेवलप नहीं हुई होती, चलो ऊपर तो हमने हो सकता है एंटीजन से पॉजिटिव बता दिया, नीचे हमें एंटीबॉडी देखनी है तो हुई नहीं, मतलब ढंग से एंटीबॉडी बनी नहीं, अभी उस स्टेज पे नहीं गया है, एक्यूट इन्फेक्शन है, तो उस केस में सेकंड वाला नेगेटिव आ सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव आता है तो दे देंगे पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आता है तो स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 3 में हम चेक कर रहे हैं नैट, न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। इस न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग में हम आरएनए ब्लड विड्रॉ करके हम वायरल आरएनए को, जो एंटीजन हमारे पास आया है उससे हम वायरल आरएनए को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर वो आरएनए हमें पॉजिटिव मिलता है ब्लड में, then we will give the report as positive. Am I clear with this? न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग होती है, वायरल न्यूक्लिक एसिड को हमारे ब्लड से रिटेन करके सब कुछ करके हम उसका आरएनए टेस्ट करते हैं और फिर हम देखते हैं, उसमें कई बार सेकंड वाले में फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है एंटीबॉडीज की वजह से, बट इसमें व्हेन वी आर टेस्टिंग द आरएनए एंड एवरीथिंग, मतलब हमारे ब्लड में अगर आरएनए पाया जा रहा है तो हमारा तो ब्लड में आरएनए नहीं होना चाहिए ना, आवर ब्लड इज डीएनए फिल्ड, वी हैव ऑल डीएनए इन आवर ब्लड। तो अगर हमें आरएनए सेल्स पाए जाते हैं तो इट मीन्स दैट वायरस इज प्रेजेंट इनसाइड अ बॉडी, तो इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टेप 3 पॉजिटिव आया, सो इट मीन्स कि यस द रिजल्ट इज पॉजिटिव। स्टेप 2 इसलिए नेगेटिव आया था क्योंकि वो एक्यूट फेज में था, रिमेंबर दिस, एक्यूट फेज, ठीक है। और अगर स्टेप 3 भी नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब कि रिपोर्ट नेगेटिव है, स्टेप 1 में हमारा फॉल्स पॉजिटिव आया था। Am I clear with this? अगर स्टेप 3 में भी नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब कि एक्चुअल में हमारी रिपोर्ट नेगेटिव है, बस वो स्टेप 1 में फॉल्स पॉजिटिव आया था, ठीक है। सो ये हमारे 3 स्टेप्स हो गए, अच्छे से याद कर लेना है इन स्टेप्स को। आई होप क्लियर हो गए हो। ये न्यू गाइडलाइंस है, करंटली ये एल्गोरिथम यूज होती है, पुराना एलिजा वेस्टनबर्ट ये सब इतना यूज नहीं करते, ठीक है। नाउ आर्ट थेरेपी, आर्ट थेरेपी क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। तो कोई भी पेशेंट HIV इन्फेक्टेड है उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उसको जो मेडिकेशन देते हैं दैट इज न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स NRTI। इसके एग्जांपल्स कुछ कुछ याद रख लेना, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे लेमिविडिन याद रख लेना, ज़िडोविडिन याद रख लेना, टीनोफोविर याद रख लेना। टीनोफोविर के 2 हैं यहाँ पे, ठीक है, एक टीनोफोविर डिसोप्रॉक्सिल भी है, डिसोप्रॉक्सिल फेवरेट, ये 2-3 याद रख लेना, ठीक है। एम्ट्रासिटामिन भी याद रख लेना। देन नॉन NRTIs, नॉन NRTIs होते हैं, इनके भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने अब यहाँ पे नहीं डाला है बिकॉज इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। देन वी हैव प्रोटीन इनहिबिटर्स, देन वी हैव फ्यूजन इनहिबिटर्स, देन वी हैव CC कीमोकाइनिन रिसेप्टर टाइप 5 एंटागोनिस्ट, ठीक है, CCR5 एंटागोनिस्ट, ठीक है। RNA वायरस में रेप्लिकेशन में ये चाहिए होता है, तो अगर हम उसका एंटागोनिस्ट डाल देंगे तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, ऐसा है, ठीक है। सो एम आई क्लियर विद दिस? इनके एग्जांपल्स याद रख लेना। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ आर्ट थेरेपी, आई मीन द मेडिकेशन व्हिच इज बीइंग गिवन। नाउ WHO का रिकमेंडेशन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो अगर एक HIV इन्फेक्टेड एडल्ट है या एडोलेसेंट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अगर वो स्टेज 1 से स्टेज 2 पे है तो हम क्या करेंगे, उसका आर्ट स्टार्ट कर देंगे, यानी कि एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर देंगे अगर CD4 सेल लेस देन 500 है, ठीक है। अगर वो स्टेज 3 या स्टेज 4 पे है तो हम आर्ट स्टार्ट करेंगे ही करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ CD4 सेल काउंट। अगर यहाँ पे CD4 सेल काउंट मोर देन 500 होता तो शायद हम आर्ट स्टार्ट नहीं करते, ठीक है। बट अब वो स्टेज 3 या 4 पे है तो उसका CD4 चाहे 600 भी हो 700 भी हो, वी हैव टू स्टार्ट एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। और जितनी भी प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको सारी क्लिनिकल स्टेजेस में, एट एनी क्लिनिकल स्टेज वी हैव टू स्टार्ट विद एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इररिस्पेक्टिव ऑफ CD4 सेल काउंट, ठीक है। उसमें हमें CD4 सेल काउंट भी नहीं देखना, बस स्टार्ट करना है, कोई भी स्टेज हो वो भी नहीं देखना, ठीक है। नाउ HIV TB को इन्फेक्टेड पेशेंट, जिसको HIV भी है TB भी है, ठीक है। सो पेशेंट्स विद HIV एंड TB को इन्फेक्शन, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB कोई भी हो तो हमें आर्ट स्टार्ट करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ CD काउंट। स्टार्ट ATT एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी फर्स्ट, इनिशिएट आर्ट as early as possible between 2 weeks to 2 months. For patients with CD4 below 50,
ART might be initiated simultaneously with ATT with strict clinical and laboratory monitoring. So ये याद रखना है, ये आपको ने गाइडलाइंस दी थी, ठीक है. So this is HIV with TB co-infection, ठीक है. Now coming to the last table of today's lecture is dosing schedule for ART for pregnant women, ठीक है. तो इनका डोजिंग शेड्यूल क्या है, तो क्लिनिकल सिनेरियो, AVR, प्रोफिलेक्सिस, डोजिंग क्या क्या है. सो प्रेग्नेंट वुमेन को ART चाहिए ही चाहिए, तो कौन कौन से मेडिकेशंस हम दे सकते हैं. टेनोफोविर दे सकते हैं 300 mg OD, लेमिविडिन दे सकते हैं एंड एफाविरेंस दे सकते हैं, ठीक है. एंटीपार्टम में स्टार्ट ART एज सुन एज पॉसिबल. एंटीपार्टम यानी कि बिफोर डिलीवरी, ठीक है. सो एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम, पोस्टपार्टम तीनों में हमें देनी है, ठीक है. इसमें स्टार्ट कर देनी है एंटीपार्टम में, बेसिकली प्रेगनेंसी में. इंट्रापार्टम में हमें कंटिन्यू रखना है एंड पोस्टपार्टम में भी हमें कंटिन्यू रखना है, लाइफ लॉन्ग नहीं छोड़ना है, ठीक है. सो ये हमने हमारा जो मेन HIV इन्फेक्शन है उससे रिलेटेड भी कर लिया. सो आई होप ये समझ आया हो अच्छे से. आज हमने इम्यून सिस्टम पढ़ा, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज पढ़ी, कैसे क्या क्या इम्यूनिटी के डिवीजन है वो पढ़ी. देन हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स पढ़ा, देन हमने पढ़ा इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में जिसमें हम बेसिकली एड्स के बारे में पढ़ा, और हमने सब कुछ पढ़ा. सो आई होप ये क्लियर हो गया हो, समझ आ गया हो. दोबारा से देखो लेक्चर, अगर नहीं समझ आया है, कोई डाउट है तो डू आस्क मी. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज टॉपिक. So thank you very much. Thank you for watching.